हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के सेशन में। हम लोग कर रहे हैं मैराथन्स फॉर नवंबर 2022 एग्जामिनेशंस। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, आप लोगों को मैराथन का शेड्यूल दिखा देता हूँ। नवंबर 22 सी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए शेड्यूल मैराथन हम लोगों ने 17 अक्टूबर से स्टार्ट किए थे। हम लोग पूरा डीटी कवर कर चुके हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डेट वाइज पूरा का पूरा आपको शेड्यूल दिख जाएगा। तो 17 अक्टूबर से, ये 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, सैलरीज, पीजीबीपी, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, टीडीएस, एग्जेम्प्ट इनकम्स, रेजिडेंशियल रिटर्न फाइलिंग, कंप्यूटेशन, सब कुछ हो चुका है। जीएसटी में हम सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी और टाइम ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, ये तीन चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज 28 अक्टूबर को हम लोगों को एग्जेम्पशंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ये तीन टॉपिक्स को कवर करना है। और फिर कल हम लोग इनवॉइसिंग प्रोविजंस करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स कर लेंगे, रिटर्न्स कर लेंगे और हमारा पूरा का पूरा मैराथन नवंबर 22 के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात आप लोगों से होगी एग्जाम के 2 दिन पहले वाले टाइम में। ठीक है, तो चलो सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। ये जो भी पीडीएफ है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, लिंक फॉर पीडीएफ। वहां पर आपको पुराने सभी मैराथन्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे और वीडियोस आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप लोग वीडियोस वाले सेक्शन में सर्च करिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मैराथन्स दिख जाएंगे। तो 6-7 ही हैं, तो आप लोग बहुत आराम से उनको रेफर कर सकते हैं। ठीक, चलिए सर, कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक एक सर्विस को आराम से पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि एग्जेम्पशंस वाला चैप्टर जब मैंने करवाया था तो मैंने आप लोगों को किस तरह से करवाया था, तब कैसे नोट्स दिए थे। और अगर किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत है, आप लोग प्लीज उस वाले एग्जेम्पशंस वाले टॉपिक को डिटेल में देख लीजिएगा। 7-8 लेक्चर्स हम लोगों ने लगाए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। मैंने आप लोगों से तभी ये भी बोला था कि एग्जेम्पशंस वाले चैप्टर में कभी भी ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मेरे को 100% याद हो जाएगा और मैं एग्जाम में 100% क्वेश्चन कर पाऊंगा, ये बहुत ही थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। क्योंकि इतने सारी चीजें हैं, छोटी 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 चीजें हैं, कई सारे लिमिट्स हैं, तो याद रख पाना पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ तो पॉसिबल नहीं है। रादर उतना वर्थ इट नहीं है। ठीक है, पॉसिबल तो है, आप दिन भर इसी को रटते रहो रटते रहो रटते रहो, याद हो जाएगा आपको, लेकिन उतना वर्थ इट नहीं है। राइट, क्योंकि जब आपके पास एग्जामिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सपोज उसमें 5 या 6 पॉइंट्स हैं, तो उनमें से आप मैक्सिमम 80% पॉइंट्स तो आप लोग कर ही लेते हो। 70% का तो मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 to 80% पॉइंट्स तो आप लोग कर ही लेते हो। और वो हम लोगों ने करके देखा भी था। एग्जामिशंस वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और हर क्वेश्चन में आप लोगों से मैंने स्कोर्स करने के लिए भी बोला था, स्कोर करने के लिए बोला था कि आप लोग चैट सेक्शन में अपना स्कोर बताते रहो कि कौन से क्वेश्चन में आपको आउट ऑफ टोटल जितने भी पॉइंट्स है उनमें से कितने मार्क्स मिले हुए हैं। राइट, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है। इस एग्जामिशन वाले चैप्टर के बाद, ये वाले मैराथन सेशन के बाद, आप एक बार एग्जामिशन चैप्टर के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आईटीसी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, तो आपका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग यहां पर बात करना शुरू करते हैं, आराम आराम से करेंगे। तो सबसे पहली सर्विस है सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। तो ये एग्जेम्प्ट होती हैं, देखो कौन कौन सी। चैरिटेबल एक्टिविटीज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के 12AA के अंदर अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है और वो कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटीज को प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय ए पर्सन बाय वे ऑफ, अगर कोई भी बंदा ऐसी सर्विसेज दे रहा है, क्या, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, renting of precincts of a religious place meant for general public, owned या managed by institutions, entities, trusts registered under section 12AA 1023C5 of the income tax act or body authority covered under section 1023BBA of the said act except where। तो देखो सीधी सी बात है, रिलीजियस प्लेस के प्रीसिंक्ट्स को अगर आपने रेंट पर दिया जनरल पब्लिक को, तो फिर उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने रेंट उसका ले लिया 1000 रुपए पर डे या उससे ज्यादा पर डे, अगर आपने 1000 रुपए या ज्यादा का रेंट लिया तो जीएसटी लगेगा। चार्जेस फॉर रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया एटसेट्रा ग्रेटर देन 10,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 रुपीज पर डे। अगर आपने ये कम्युनिटी हॉल्स और प्रेमिसेस का, कल्याण मंडपम वगैरह का रेंट आपने 10,000 पर डे से ज्यादा लिया, 10,000 या 10,000 या उससे ज्यादा लिया पर डे, तो भी उस पर जीएसटी लगेगा। और अगर चार्जेस फॉर रेंटिंग ऑफ शॉप्स, स्पेसेस फॉर बिजनेस कॉमर्स आर ग्रेटर देन 10,000 रुपीज पर मंथ, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 रुपीज पर मंथ, तब भी आपको लगेगा। जैसे सिविल लाइंस में, जैसे प्रयागराज में सिविल लाइंस में हनुमत निकेतन एक मंदिर है। ठीक है, अब उस मंदिर में, मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर ही बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं। अब उन प्रसाद की दुकानों से जो भी रेंट ले रहा है, तो जो भी मंदिर ओन कर रहा है वो बंदा अगर उन प्रसाद की दुकान वालों से रेंट अगर पर मंथ 10,000 रुपए या उससे ज्यादा ले रहा है, तो इस पर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक,
सर्विसेज बाय ए स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, KMVN या हज कमेटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, हज एंड कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सब करा रही है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रेनिंग या कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ए आर्ट्स एंड कल्चर और बी स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर आप आर्ट्स कल्चर या स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग या कोचिंग वगैरह दे रहे हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की कोचिंग दे रहे हो, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। कौन कौन सी चीजें? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस, वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, services by way of storage या warehousing of cereals, pulses, fruits, nuts and vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibers such as cotton, flax, jute, etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, तेंदू leaves, coffee and tea। इन पर भी, इनकी अगर आप वेयरहाउसिंग वगैरह कर रहे हो तो इन पर भी आपको जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो अगर वहां पर आप फ्यूमिगेशन करवा रहे हो जिससे कीड़े मकोड़े ना आए तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, अगर आप जैसे गाय वगैरह होती हैं, लाइफ स्टॉक होते हैं, बकरियां होती हैं, उनका आर्टिफिशियली आप उनको इंसेमिनेट कर रहे हो, उनको प्रेग्नेंट वगैरह करवा रहे हो और ये वाली सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर इसमें भी आपको जीएसटी नहीं लगता है। Carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of animals except horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce, तो इस पर भी आपको जीएसटी नहीं देना होता है। Services relating to cultivation of plants and rearing of animals, cultivation of plants and rearing of animals except horses for food, fiber and fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of, कैसे? देखो, agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant processing or plant protection or testing, या supply of farm labor, processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, etc., and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market. ठीक, renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use, loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce, agricultural extension services, services by any agricultural produce marketing committee or board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce, services by way of fumigation in a warehouse or warehouse of agricultural produce, तो इन पर भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक, एजुकेशन सर्विसेज, तो देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन सी एजुकेशन सर्विसेज अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। कोई भी सर्विस अगर अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ को दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक, ऑलराइट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ, तो अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो कौन कौन सी सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई। दूसरा, केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। Security, cleaning, housekeeping services performed in such educational institution. Services relating to admission to or conduct of examination by such EI. Services of online educational journals or periodicals. This exemption is only applicable to an institution providing services by way of education as part of curriculum for obtaining qualification recognized by any law for the timing in force. Right? मतलब अगर मैं कोई भी ऐसे ही, सपोज मैं कोई भी अपना ऑर्गेनाइज, कोई ऐसी मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल लूँ और मैं ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियडिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दूं तो इसमें मेरे को जीएसटी लगेगा, क्योंकि मैं कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर खोलूंगा तो उस पर कोई भी कोर्स या करिकुलम के बेसिस पे मैं कोई डिग्री वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक, दूसरा, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में जो भी सर्विसेज हैं ये आपको तभी एग्जेम्प्ट होंगी अगर आप किसी एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जो कि स्कूल वगैरह हो। ठीक है, तो सर्विसेज मेंशन इन पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर एग्जेम्प्ट ओनली इफ दे आर प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। मतलब ये 3 कैटेगरी की सर्विसेज अगर आप किसी एक स्कूल को दे रहे हो तभी आपको इस पर जीएसटी से एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, फैकल्टी या मतलब अगर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ को आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर आप कॉलेजेस में केटरिंग वगैरह कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। अगर आप कॉलेजेस में सिक्योरिटी या क्लीनिंग या हाउसकीपिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा, स्कूल्स पे नहीं लगेगा। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज,
तो हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस बाय एनी पर्सन अदर दैन स्पेसिफाइड अबव। राइट, तो इस पर भी आपको, अगर एम्बुलेंस में कोई भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स नहीं भी है, फिर भी आप एम्बुलेंस वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स वाली सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, stem cells preservation by cord blood banks or any other service in relation to such preservation service by a veterinary clinic in relation to health care of animals या birds, तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। कौन कौन सी, आओ देखते हैं। सर्विसेज बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality, panchayat under section 243W, 243G of the Constitution. सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज, तो कोई भी सर्विसेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन इन सर्विसेज पर, ये जो एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज है, तो इन तीन पर जीएसटी लग जाएगा। ये तीनों स्पेसिफाइड सर्विसेज कहलाती हैं। क्या क्या? सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर दैन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो अगर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने स्पीड पोस्ट या पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस किसी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड की तो जीएसटी लगेगा। सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड या आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट या एयरपोर्ट, इस पर भी जीएसटी लगेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स पर भी जीएसटी लगेगा। इनको, इन तीनों सर्विसेज को कलेक्टिवली स्पेसिफाइड सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है, और चौथी क्या है? एनी सर्विस अदर दैन स्पेसिफाइड सर्विसेज अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, अगर इन तीनों के अलावा भी कोई भी सर्विस अगर आप बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। फिर देखिए, services provided by central government, state government, union territory, local authority to a business entity with an aggregate turnover of up to such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the CGST Act 2017। ठीक है, तो अगर आप किसी एक ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो रजिस्ट्रेशन के लायबल है ही नहीं, तो तब भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ये वही वाली बात है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर as makes it eligible for exemption from registration, as makes it eligible for exemption from registration, जो कि रजिस्ट्रेशन के लायबल है ही नहीं। तो अगर गवर्नमेंट उनको, ऐसी बिजनेस एंटिटीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कोई भी, तो फिर उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन दिस एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड सर्विसेज, ये इन तीन सर्विसेज को अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस, और अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट कर रही है तो उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। Services provided by central government, state government, union territory, local authority to another central government, state government, union territory, local authority, this exemption is not applicable to specified services। फिर आगे, services provided by central government, state government, union territory, local authority where consideration for such services does not exceed 5,000 rupees, मतलब अगर ये चार लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगर 5,000 से कम तक की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन स्पेसिफाइड सर्विसेज पर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड सर्विसेज वही तीन वाली जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखी। ठीक, in case continuous supply of service, in case of continuous supply of service, the exemption shall apply only where the consideration charged for such service does not exceed 5,000 rupees in a financial year। साल भर में 5,000 से कम का होना चाहिए तभी एग्जेम्पशन लगेगा, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं लगेगा। आगे देखिए, supply of a service by government entity GE to central government, state government, union territory, local authority or any person specified by central government, state government, union territory, local authority against consideration received from this in the form of grants। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी अगर सर्विस प्रोवाइड करती है टू द गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट्स उनको ग्रांट देती है तो फिर ये भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। Services by an old age home run by central government, state government and entity registered under section 12AA of Income Tax Act to its residents जिसमें एज 60 years या उससे ज्यादा हो against consideration up to 25,000 rupees per month per member provided that the consideration charges inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance। तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हुए हैं कि अगर गवर्नमेंट एंटिटी का ही कोई ओल्ड एज होम है और वहां पर मेंबर्स से जो चार्जेस, मंथली चार्जेस लिए जा रहे हैं वो 25,000 रुपए महीने तक के हैं, उससे ज्यादा नहीं है, और इन चार्जेस में बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस सब कुछ इंक्लूडेड है, तो फिर इस पर एग्जेम्प्ट है, इस पैसे पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा।
Services supplied by central government, state government, union territory to their undertaking or PSUs by way of guaranteeing the loans taken by such undertakings or PSUs from the banking companies and financial institutions. ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अपने पीएसयूज को लोन दिलवाती है गारंटी देकर, तो इस गारंटी वाली सर्विस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा. नेक्स्ट, services provided by central government, state government, union territory, local authority by way of registration required under any law for the timing in force. registration वगैरह करवाने के लिए अगर कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. नेक्स्ट, services provided by central government, state government, union territory, local authority by way of insurance of passport, visa, driving license, birth certificate और death certificate. अगर इनका इंश्योरेंस कराते हो और इसके लिए गवर्नमेंट आपको कोई भी सर्विस दे रही है तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. Services provided by central government, state government, union territory, local authority by way of tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fines or liquidated damages is payable to central government वगैरह, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. बेसिकली अगर सरकार आपसे कोई भी पेनल्टी वगैरह चार्ज करती है तो उस पर आपको जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं है. Services provided by central government, state government, union territory, local authority by way of assignment of right to use natural resources to an individual farmer or for cultivation of plants and rearing of all life forms of animals except horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar products. अगर आप सरकार से लाइसेंस ले लेते हो कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करूंगा, मैं फार्मर हूं, तो मैं जब सरकार को पैसे दूंगा, इसके लिए रेंट वगैरह दूंगा, लाइसेंस के लिए मैं फीस दूंगा, तो इस पर मुझे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा. नेक्स्ट, services provided by central government, state government, union territory by way of deputing officers after office hours or on holidays for inspection or container stuffing or such other duties in relation to import export cargo on payment of merchant overtime charges. तो merchant overtime charges पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. Services supplied by a state government to express royalty collection contractor by way of assigning the right to collect royalty on behalf of state government on mineral dispatched by the mining lease holders subject to specified conditions. तो mining lease holders का जो भी mineral इन लोगों ने dispatch किया है उससे royalty collect करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज देती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. एंड द लास्ट वन इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आरसीआई एक्ट 1992 बाय वे ऑफ रिहेबिलिटेशन, थेरेपी और काउंसलिंग एंड सच अदर एक्टिविटी एज कवर्ड बाय द सेड एक्ट एट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और एनी एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है सर, अभी हमें 18 मिनट हो गए हैं. बहुत बढ़िया. आओ देखो, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज. अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation or alteration of a civil structure or any other original works pertaining to the beneficiary-led individual house construction or enhancement under the Housing for All Mission प्रधान मंत्री आवास योजना, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स पर. Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning or installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer agriculturalist for agriculture use. ठीक है, तो बिजली के खंबे से फार्म तक बिजली सेटअप अगर आप करते हो, कंस्ट्रक्ट वगैरह कुछ भी करते हो, तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा. फिर pure labor contracts of construction, erection, commissioning or installation of original works pertaining to a single residential unit otherwise than as a part of residential complex. तो अगर आप अपना घर बनवाते हो तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो अपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, आपका इंडिविजुअल सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए. सप्लाई ऑफ टीडीआर. टीडीआर क्या है? टेम्पररी डेवलपमेंट राइट्स. ठीक है. एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स. Long-term lease, premium of land by landowner to a developer are exempted subject to the condition that the constructed flats are sold before issuance of completion certificate and the tax is paid on them.
राइट। तो इससे डिटेल में ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑफ कोर्स अपने रेगुलर लेक्चर्स में बात की हुई है। अभी मैं आपको बस एक बार पढ़ के इनको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं कि आपको याद आता जाए कि हाँ ठीक है, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। उसके बाद देखो, एग्जामिशंस रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्वेश्चंस ही होता है, बट आई कैन नॉट मेक यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑल ओवर अगेन, राइट। तो आपको एक बार मैं ये बता दे रहा हूं, जिससे आप इसके बाद क्वेश्चंस जब करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। Exemption of TDR FSI long-term lease premium shall be withdrawn in case of flats sold after issuance of completion certificate, but such withdrawal shall be limited to 1% of the value in case of affordable houses and 5% of the value in case of in case of other than affordable houses. Next, services of transport. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो, ये जो बोल्ड से लिखा हुआ है ना, ये अमेंडमेंट है। तो ये अमेंडमेंट है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर 22 के लिए स्पेसिफिकली ये अमेंडमेंट आया है। मैंने रेगुलर क्लासेस में मोर और लेस आप लोगों को अमेंडमेंट्स के साथ ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। रेगुलर क्लासेस में जो भी हम लोगों ने किया है वो मोर और लेस अमेंडमेंट्स के साथ किया, मैक्सिमम जगह पर सारे के सारे अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड है। लेकिन यहां पर फिर भी मैंने उन अमेंडमेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। रेगुलर क्लासेस में मैंने उन अमेंडमेंट्स को हाईलाइट नहीं किया था, यहां पर मैं हाईलाइट करके आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे आप इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अमेंडमेंट से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आपको बोल्ड दिखाई देंगी इन नोट्स में, वो ऐसा नहीं कि मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूं, ध्यान तो लाना चाह ही रहा हूं, लेकिन वो ये भी है कि वो अमेंडमेंट है। मई 2022 के लिए वो नहीं था, नवंबर 2022 के लिए ये अमेंडमेंट है, राइट। तो देखो, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद या विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स। देखो, such services provided by air embarking from or terminating in an airport located in the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, or at Bagdogra located in West Bengal, ठीक है। Non-air conditioned contract carriage other than radio taxi for transportation of passengers excluding tourism, conducted tour, charter or hire, स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज। तो इन पर आपका एग्जेम्पशन लगता है। अगर ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो इस पर आपको एग्जेम्पशन लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो बोल्ड से लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए लिखा हुआ है, जैसे ओला उबर वगैरह हो गई। तो ये हम लोगों ने जो डिटेल चैप्टर किया था, एग्जेम्पशन वाला चैप्टर, जिसकी वीडियोस बाय द वे आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगी सारी, पूरा जीएसटी यूट्यूब पे करवाया हुआ है। तो वहां पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है, वहां पर भी मैंने ये पॉइंट आपको बताया था, बट फिर भी मैं यहां पर उसको स्पेसिफिकली उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये एग्जेम्पशन, ये अमेंडमेंट है। तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ओला पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो द आंसर इज यस, लगेगा। क्यों? क्योंकि ओला भले ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रही है, ओला भले ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रही है, लेकिन ओला ईसीओ है ना, तो ईसीओ पे लगेगा। देखो, however nothing contained in items B and C ये above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator and notified under section 9(5) of the CGST Act 2017। 9(5) क्या था? 9(5) ये था कि इन सर्विसेज पर 9(5) ये था कि इन सर्विसेज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। In other words, in case where services of transport of passengers by non-air conditioned contract carriage other than radio taxi excluding tourism, conducted tour, charter or hire, or by non-air conditioned stage carriage are supplied through ECO, such services are not exempt from GST. Further, tax on such services shall be paid by the ECO. तो टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, ओला वाले पे करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, such services provided to central government by air embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport against consideration in the form of viability gap funding, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात की हुई थी कि जो एयरपोर्ट्स यहाँ पर इंडिया में फंक्शनल नहीं है, उन पर जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप इन एयरपोर्ट्स को, इन एयर रूट्स को फंक्शनल बनाइए, तो उसमें बहुत सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो भी गैप है, जितना आप कर पा रहे हो उतना करो, जितना भी गैप है उसको हम लोग करेंगे। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग से गवर्नमेंट उसको पैसा कर रही है। तो सर्विस किसको मिल रही है? गवर्नमेंट को मिल रही है। ये सर्विस किसको मिल रही है? गवर्नमेंट को मिल रही है, तभी तो गवर्नमेंट उसको कंसिडरेशन दे रही है। एंड दिस कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वायबिलिटी गैप फंडिंग, राइट। So this exemption shall apply only till the expiry of a period of 3 years from the date of commencement of operations of the RCS airport as notified by the Ministry of Civil Aviation. Services provided by रेलवेज इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एयर कंडीशन कोच। तो एसी वाले पे जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर नॉन एसी पे आप ट्रैवल करते हो रेल्स में, ट्रेन में, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इनलैंड वाटरवेज पर जीएसटी नहीं लगेगा।
Public transport other than predominantly for tourism purposes in a vessel between places located in India, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शाज इंक्लूडिंग ई रिक्शाज, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन अगर ये मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शाज और ई रिक्शाज ओला उबर कर रहे हैं तो ओला उबर को टैक्स देना पड़ेगा. So, however, nothing contained in item E above shall apply to services supplied to an electronic commerce operator and notified under Section 95 of the CGST Act 2017. In other words, in cases where services of transport of passengers by metered cabs or auto rickshaws, including e-rickshaws, are supplied through ECO, such services are not exempt from GST. Further, tax on such services shall be paid by the ECO. तो ये amendment है November 22 के लिए important है. Next, goods transportation services GTA. तो अब इसमें क्या होता है? Services by way of transportation of goods by road except the services of a goods transport agency or a courier agency या by inland waterways. ठीक है, तो अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसफर कर रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा. अगर कोई कोरियर एजेंसी कर रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा. ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कहीं से भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा. या अगर आप इनलैंड वाटरवे से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गुड्स कैरेज ऑफ, अगर जीटीए ये दो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा. Goods where consideration charged for the transportation of goods on a consignment basis in a single carriage is less than equal to 1,500 और single consignee is less than equal to 750. तो अगर जीटीए के थ्रू आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और ये दोनों चीजें हो रही हैं, ये दोनों सिचुएशंस हैं, तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बाय रेल और वेसल, तो इन चीजों पर रेल या वेसल से अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी जीएसटी नहीं लगेगा. कौन कौन सी चीजें? रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज, एक्सीडेंट्स और मिसहैप. डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, railway equipment or materials, agricultural produce, milk, salt and food grain including flours, pulses and rice, and organic manure. Next, services provided by a GTA to an unregistered person including an unregistered casual taxable person except the following recipients namely. तो GTA अगर unregistered persons को supply कर रहा है services की तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. और अगर unregistered casual taxable person को भी GTA के थ्रू GTA अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन अगर इनको GTA ने सर्विसेज दी तो फिर जीएसटी लगेगा. कौन कौन सी चीज? फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, Society registered under Societies Act, Cooperative Society, Body Corporate and Partnership Firm including AOP, Registered Casual Taxable Person. तो इनको अगर जीटीए ने सर्विसेज दी तो फिर जीएसटी लग जाएगा. और हम लोगों ने रिवर्स चार्ज और ये सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात की हुई है. नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए by way of transport of goods in a goods carriage to a department or establishment of the central government, state government, union territory or local authority or governmental agencies which has taken registration only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services. तो इनको अगर दिया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला हमारा खत्म हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला खत्म हो जाता है. आइए बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के बारे में. तो आरबीआई कोई भी सर्विसेज अगर देगा तो जीएसटी नहीं लगेगा. Next, services by way of extending deposits, loans or advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount other than interest involved in credit card services. तो अगर आप लोन वगैरह दे रहे हो, डिपॉजिट्स करवा रहे हो और इंटरेस्ट दे रहे हो उस पर, ठीक है, इंटरेस्ट अगर आप उस पर कलेक्ट कर रहे हो तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा. इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक्स और ऑथराइज्ड डीलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और अमंगस्ट बैंक्स एंड सच डीलर्स, तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर बैंक्स आपस में ही कर रहे हैं तो. Services provided by a banking company to basic savings bank deposit account holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. Services by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount of up to 2,000 rupees in a single transaction transacted through credit card, debit card, charge card or other payment card service, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. Services by an intermediary of financial services located in a multi-services SEZ with international financial services center status to a customer located outside India for international financial services in currencies other than Indian rupees. इस पर भी GST नहीं लगेगा. Now, services of life insurance business. आओ देखते हैं. Such services by way of annuity under the National Pension Scheme by Pension Fund Regulatory and Development Authority of India under ये वाला Act 2013.
Such services by the Army, Naval and Air Force group insurance funds to members of the Army, Naval and Navy and Air Force groups, Air Force respectively, under the group insurance schemes of central government. Next, services of life insurance provided or agreed to be provided by Central Armed Police Forces under Ministry of Home Affairs group insurance funds to their members under the group insurance schemes of the concerned Central Armed Police Force, इस पर भी नहीं लगेगा. Next, such services by the Naval Group Insurance Fund to the personnel of Coast Guard under the group insurance schemes of central government, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. और उसके बाद such services under following schemes, कौन कौन सी? जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट having maximum amount of cover of 2 lakh rupees, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना. ठीक है, इन पर भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा. फिर जनरल इंश्योरेंस, सच सर्विसेज अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स, कौन कौन सी स्कीम्स हैं? ये सारी स्कीम्स हैं, इनको अब आप लोग पढ़ सकते हो, मैं एक बार पढ़ता रहूंगा, इसका क्या ही फायदा होगा. ठीक है, फिर दूसरा है सच सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम स्पेसिफाइड अबव एंड द फॉलोइंग. तो री इंश्योरेंस अगर आप इन सब का कराते हो तब भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये इतनी सारी है तब भी जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आप इनका री इंश्योरेंस कराते हो तब भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है, तो ये जो स्कीम्स हैं ये आप लोग पढ़ सकते हो, कोई खास काम की है नहीं. ऑलराइट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज. तो देखो, सर्विसेज बाय एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू पर्संस गवर्नड अंडर द ईएसआई एक्ट 1948. ठीक है, अगर ये अपने ही लोगों को दे रहे हैं तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. Services provided by EPFO to the persons governed under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, इन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. Services by CMPFO to persons governed by Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, इस पर भी नहीं लगेगा. Services by NPS Trust to its members against consideration in the form of administrative fee, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. Services provided by IRDAI to insurers under the IRDAI Act 1999, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. Services provided by the SEBI by way of protecting the interests of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक, फिर पेंशन स्कीम्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन एंड कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. देन बिजनेस फैसिलिटेटर एंड कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंट, तो आ जाओ देखते हैं. Services by the following persons in respective capacities: business facilitator या business correspondent to a banking company with respect to accounts in its rural area branch. Any person as an intermediary to a business facilitator or a business correspondent with respect to services mentioned in entry A, or business facilitator या business correspondent to an insurance company in rural area. इन सब पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अब देखो यहां पर क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, इनको देखो. अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो किन किन चीजों में एग्जेम्पशन है. तो देखो, फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी. इससे पहले मई 2022 के अटेम्प्ट तक यहां पर गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी भी थे, लेकिन अभी कट गए हैं, इसलिए यहां पर मैंने काट के इसको इस तरह से दिखाया हुआ है. ठीक है, इसलिए यहां पर नोट्स में ही काट के आप लोगों को दिखाया हुआ है, आपके नोट्स में भी ये कटा हुआ ही मिलेगा. मई 2022 तक था, नवंबर 2022 में नहीं है. तो अगर आपको यहां पर गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट एंटिटी को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए मिले तो जीएसटी लग जाएगा. ठीक है, जीएसटी लग जाएगा. आपका मन करेगा कि जीएसटी ना लगाएं क्योंकि गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड की गई है, लेकिन नहीं, जीएसटी लग जाएगा. ठीक है, तो ध्यान देना इसको. तो फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी. पहले गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी भी थे, लेकिन अब नहीं है. By way of an activity in relation to any function entrusted to a panchayat municipality under articles of the construction, pure services, composite supply of goods and services in which the value of goods or supply constitutes not more than 25% of the value of the said composite supply. ठीक, ये services provided by the fair price shops to central government, state government, union territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil etc. under public distribution system against commission या margin, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. Services provided to central government, state government, union territory under any insurance scheme for which the total premium is paid by central government, state government, union territory, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. अब इधर देखो,
services provided to central government, state government, union territory administration under any training program for which 75% or more of the total expenditure is borne by this. मई 2022 तक ये टोटल था, मई 2022 तक था, फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय दिस। लेकिन नवंबर 22 के लिए 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, तो ये आपको याद रखना होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन टू सीजी एसजी यूटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 अमेंडमेंट्स है। पहला अमेंडमेंट तो ये है कि गवर्नमेंट के अंदर पहले गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट एंटिटी को रखा गया था, लेकिन अब हटा दिया गया है, अब नहीं रखा गया है। और दूसरा कि अगर आप ट्रेनिंग वगैरह के लिए दे रहे हो जिसमें 75% या उससे ज्यादा ये कर रही है तो फिर एग्जेम्प्ट है, ठीक है। मतलब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और इसमें जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसका सिर्फ 60% गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, तो जीएसटी लग जाएगा। 75% या उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन लीजिंग सर्विसेज, आइए देखिए यहां पर भी अमेंडमेंट्स है। लीजिंग सर्विसेज, upfront amount payable in respect of service by way of granting of long-term lease of 30 years or more of industrial plots या plots for development of infrastructure for financial businesses provided by the state government, industrial development corporations or undertakings or by any other entity having 20% or more of ownership of CGS, SG, UT to industrial units या developers in any industrial financial business area subject to specified conditions। तो ये long term lease अगर आप 30 years से ज्यादा की देते हो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक। पॉइंट नंबर 2 कैंसिल आउट हो चुका है। क्या था पॉइंट नंबर 2? देखो, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, रोलिंग स्टॉक एसेट्स इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेस एंड लोकोज बाय इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज। तो ये देख के ऐसा लगेगा कि एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, प्लीज इसको ध्यान रखना। ये जो काटा हुआ है जानबूझकर काटा हुआ है ये, ठीक है, जानबूझकर मैंने आप लोगों को काट के दिखाया हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवंबर 22 में इससे क्वेश्चन आ सकता है। जो भी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट आपको दिखेंगी ना, या तो कटी हुई दिखेंगी या तो बोल्ड दिखेंगी, मान के चलो कि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम वाले दिन भी आपको उनको एक बार रिवाइज करके जाना है क्योंकि उससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, लीगल सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय arbitral tribunal, partnership firm of advocates or an individual as an advocate other than a senior advocate by way of legal services, yeah, senior advocate by way of legal services. 2, any person other than business entity with an aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption for from registration under section under the CGST Act, yeah, central government, state government, union territory, local authority, governmental authority, yeah, government entity. Legal services provided by a partnership firm of advocates, individual as an advocate other than a senior advocate to another advocate, partnership firm of advocates providing legal services, ये भी आपका exempt हो जाता है। फिर sponsorship services, देखो sponsorship services में क्या क्या है। Sponsorship of sporting events organized by a national sports federation or its affiliated federations where the participating teams or individuals represent any district, state, zone or country, तो exempt है। By association of Indian universities, inter-university sports board, school games federation of India, all India sports council for the deaf, Paralympic committee of India or special Olympics Bharat, ये भी exempt है। By the central civil services cultural and sports board, ये भी exempt है। As part of national games by the Indian Olympic Association, exempt है। और under पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, ये भी आपका exempt हो जाता है। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, आओ देखते हैं। Services provided by National Skill Development Corporation set up by Government of India, Sector Skill Council approved by NSDC, Assessment Agencies approved by SSC NSDC, a Training Partner approved by SSC NSDC, in relation to, ये 4 लोग अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे in relation to National Skill Development Program implemented और Vocational Skill Development course under the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme or any other scheme implemented by NSDC, तो ये exempt हो जाएगा। Services of assessing bodies empaneled centrally by DGT, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship by way of assessments under the SDI scheme, ये भी exempt है।
Services provided by training providers, project implementation agencies under the DDUGKY implemented by Ministry of Rural Development, Government of India by way of offering skill or vocational training courses certified by the National Council for Vocational Training, ये भी आपका exempt हो जाता है. ठीक. Next we have performance by an artist. So service by an artist by way of performance in folk or classical dance or classical art forms of music, dance, theatre, if the consideration charged for such performances not more than 1,50,000 rupees, this exemption this exemption shall not apply to service provided by such artists as brand ambassadors. ठीक है. तो फोक डांस के लिए या म्यूजिक आर्ट थिएटर वगैरह कुछ भी अगर आप कर रहे हो, फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स का कर रहे हो और कंसिडरेशन आपकी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर ये एग्जेम्प्ट है. और अगर आप ब्रांड एम्बेसडर की तरह से कर रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा. राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स. तो देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, टाइगर रिजर्व और जू, protected monument declared under the Ancient Monuments or Archaeological Sites and Remains Act 1958, any of the state acts for the time being in force. Following events, places where the consideration for right to admission is not more than 500 rupees per person: circus, dance or theatrical performance including drama or ballet, award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognized sporting event. Recognized sporting event, planetarium. इन पे अगर आप टिकट वगैरह लगाते हो, टिकट 500 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो जीएसटी नहीं लगेगा. देन services by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the timing in force. तो देखो, services by unincorporated body or non-profit entity to its own members as reimbursement या share of contribution, as a trade union for providing exempt activity up to an amount of 7,500 rupees per month per member for sourcing of goods या services from a third person for the common use of its members in a housing society residential complex, ये आपका exempt हो जाएगा, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा. Then we have services provided by such entity or body engaged in activities relating to welfare of industrial, agricultural, labor or farmers, or promotion of trade, commerce, industry, agriculture, arts, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment to its own members against membership fee up to 1,000 rupees per member per year. ये भी आपका exempt हो जाता है. इसके बाद कुछ और भी exempt services हैं, काफी सारी हैं. आ जाओ, इनको एक बार पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी सी हैं. और इसमें जो पॉइंट नंबर 24 है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडिशन है, अमेंडमेंट है. ठीक है, तो पहले पॉइंट नंबर 20, चलो 1 से ही पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग ही करनी है. लेट्स सी. ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ. तो अगर आप बिजनेस का ट्रांसफर करते हो गोइंग कंसर्न, तो जीएसटी नहीं लगेगा. सर्विसेज provided by and to FIFA and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under the FIFA U17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India. ये U17 मतलब अंडर 17. Conditions क्या है? Director Sports Ministry of Youth Affairs and Sports have to certify that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA Under 17 Women's World Cup 2020. Next, services associated with transit cargo to Nepal and Bhutan. ये landlocked countries हैं, तो ये भी आपका exempt है, जीएसटी नहीं लगेगा. Services by way of renting of residential dwelling for use as residence. किराए पर अगर आप मकान दे रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. Services by a hotel, inn, guest house, club, campsite by whatever name called for residential or lodging purposes having value of supply of a unit of accommodation below or equal to 1,000 rupees per day or equivalent. तो अगर आप किसी होटल वगैरह में कमरा लेते हो रहने के लिए, 1,000 रुपए कम से उसका किराया है, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा. Services by way of giving on hire to a straight transport undertaking, a motor vehicle meant to carry more than 12 passengers, to a local authority, an electrically operated vehicle meant to carry more than 12 passengers, to a GTA, means of transportation of goods, motor vehicle for transportation of students, faculty and staff, to a person provided services of transportation of students, faculty and staff to an educational institution providing services by way of preschool education and education up to higher and secondary school or equivalent. पढ़ ही चुके हैं ये. Services by way of access to a road or a bridge or a payment of toll charges on payment of toll charges or annuity, ये भी. ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. Services provided by an incubatee up to a total turnover of 50 lakh rupees in a financial year, provided total turnover had not exceeded 50 lakh rupees during the preceding financial year and a period of 3 years has not elapsed from the date of entering into agreement as an incubatee. Then services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by the FSSAI to food business operators. Taxable services provided to or to be provided by technology business incubators, science and technology and entrepreneurship PAR recognized by NSTEDB or bio incubators recognized by BIRAC.
Services by way of collecting or providing news by an independent journalist, PTI or Enlisted News, United News of India. Services of public libraries by way of lending of books, publications or any other knowledge enhancing content or material. Services by an organizer to any person in respect of a business exhibition held outside India. Services by way of slaughtering of animals. Services by way of preconditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labeling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables. Services provided by National Center for Cold Chain Development under the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare by way of cold chain knowledge dissemination. Services by a foreign diplomatic mission located in India. Services by way of providing infrastructure under the RTI Act. Services provided to a recognized sports body by an individual as a player, referee, umpire, coach or team manager for participation in sporting event organized by RSP, another RSP. Services provided by operators of the common biomedical waste treatment facility to a clinical establishment by way of treatment or disposal of biomedical waste incidental processes. Services by way of public conveniences such as provision of facilities of bathrooms, washrooms, lavatories, urinals or toilets. Services by way of right to admission to the events organized under FIFA Under 17 Women's World Cup 2020 और ये 24वां क्या है? Services by way of granting national permit to a goods carriage to operate throughout India या contiguous states. तो ये 24th आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्प्ट हो जाता है. ठीक है, इसी के साथ 45 मिनट हम लोगों को लगे और हम लोगों ने एग्जामिशंस वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है. आप हो जाइए बंद. ठीक है, इसके लेकिन आप लोग प्लीज क्वेश्चंस कर लीजिएगा. आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा. एग्जामिशंस वाले चैप्टर को एक साथ अगर पूरा पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा लूज हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चंस किए तो कॉन्फिडेंस आएगा. तो एग्जामिशंस वाले चैप्टर को उसे क्वेश्चंस के थ्रू आप करना. ठीक, और रेगुलर नोट्स को रेफर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ऑलराइट, इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16, 17, 18 से निपट जाता है. आइए हम लोग पहले सेक्शन 16 करते हैं. अगेन सेम रूल्स है. जो भी बोल्ड से है वो आपका अमेंडमेंट है, नवंबर 22 के लिए इंपॉर्टेंट है. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. जो भी कटा हुआ है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. ठीक है, तो ये जो भी कटा हुआ और बोल्ड में है ये आपके अमेंडमेंट्स है, नवंबर 22 के लिए इंपॉर्टेंट है. मई 23 वालों के लिए जब मैं नोट्स दूंगा ना तो ये सब में, जैसे ये 4 को काट के 5 लिखा हुआ है तो मैं 4 को हटा ही दूंगा, मैं 5 ही लिखूंगा क्योंकि वो मई 23 के लिए नई चीज नहीं होगी, नवंबर 22 में पूछी जा चुकी है. ठीक है, आओ देखो. तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी रेड विद रेलेवेंट रूल्स क्या क्या है, आ जाओ देखते हैं फटाफट से. A registered person can take credit of tax paid on inward supplies of goods and or services used या intended to be used in the course or furtherance of business if the following 5 conditions are fulfilled. पहले 4 थी या 5 है. एक डबल ए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में डबल ए वाला क्लॉज ऐड किया गया है. हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस में इसको भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, रेगुलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. मैंने आपको 5 ही बताए थे रेगुलर क्लासेस में. आईटीसी में सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के मैंने 5 ही बताए थे, उसको रिवाइज भी करवाया था कई बार. ठीक है, मैंने रेगुलर क्लासेस में अमेंडेड ही पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहां पर हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये वाले पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. ठीक, पानी पी लेता है थोड़ा सा. येलो कलर की बॉटल ये दिखाई दे रही है. एक बात देखिए, ग्रीन कलर की बॉटल किस कलर की दिखाई, सॉरी ग्रीन कलर की तो पूरी ब्लू दिखाई देगी, ऑरेंज कलर की कैसे दिखाई दे रही है? हाँ देखो, ये ऑरेंज दिखाई दे रही है ना, ये ग्रीन है, ये ब्लू दिखाई देगी. चलो ठीक है, बात नहीं, बढ़िया, वेरी नाइस. पानी पी तो लूं. कौन कौन सी 5 कंडीशंस हैं? पहली, he has valid tax invoice या डेबिट नोट प्रिस्क्राइब्ड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, मेरे पास इनवॉइस होनी चाहिए. दूसरा, details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in form GSTR1. जो भी मेरा सप्लायर है उसको GSTR1 में इन इनवॉइसेस के बारे में डिटेल्स अपलोड कर चुकी होनी चाहिए. और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एंड the details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in form GSTR2B. तो आप लोगों को याद होगा, जैसे ही वो GSTR1 फाइल करेगा मेरे पास GSTR2B में ऑटो पॉपुलेट होके वो सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, उधर मेरे सप्लायर ने GSTR1 फाइल किया कि ये उसने आउटवर्ड सप्लाईज की, इधर मेरे पोर्टल पर GSTR2B में सारा ऑटो पॉपुलेट होकर दिखने लग गया. तो उसने उधर फाइल किया, कम्युनिकेशन मेरे पास हो गया. कम्युनिकेशन कैसे हुआ? थ्रू फॉर्म GSTR2B. तीसरा, he has received goods और सर्विसेज. मेरे पास वो गुड्स या सर्विसेज आ जाने चाहिए.
Goods delivered या services provided to third person on the direction of the registered person deemed to be received by the registered person. ITC is available to the registered person. Bill to ship to वाले मॉडल में, ठीक है, मैंने उससे कहा कि तुम तीसरे पर्सन को दे दो तो क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा. गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स तो आईटीसी अलाउड अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट. अगर गुड्स मेरे को लॉट्स में मिल रहे हैं तो जब लास्ट लॉट मिलेगा तभी मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा. टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड आइदर इन कैश और बाय यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी. तो जो भी मैंने टैक्स पे, जो भी इनवर्ड सप्लाई है उस पर मुझे टैक्स पे कर देना चाहिए, उसको टैक्स बेसिकली पे कर देना चाहिए. ठीक है, वो मेरा सप्लायर है ना, मैंने उसको जो भी टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मुझे कैसे मिलेगा? जब उसने उस वाले टैक्स को सरकार को दे दिया, आइदर बाय यूटिलाइजिंग उसका आईटीसी या कैश में. He has furnished return under section 39. तो ये 5 कंडीशंस, ठीक है, ये 5 कंडीशंस है. If depreciation is claimed on tax component, ITC is not allowed. इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है. कोई फिक्स एसेट खरीदा और उस पर उसके फिक्स एसेट में जीएसटी भी लगा होगा. मैं अगर कोई फिक्स एसेट खरीद के लाया तो मैंने जीएसटी पे किया होगा. अगर मैंने जीएसटी को कॉस्ट में मानकर डेप्रिसिएशन ले लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा. टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी. ITC pertaining to a particular financial year can be availed by 20th October of the next financial year or filing of annual return whichever is earlier. ठीक है, या तो अगले फाइनेंशियल ईयर के 20 अक्टूबर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर का जब तक मैं रिटर्न नहीं फाइल कर देता, whichever is earlier. एक्सेप्शन रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड अर्लियर. तो अगर कोई भी आईटीसी में क्लेम करना चाह रहा था लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रिवर्स कर दिया कि नहीं नहीं ये नहीं मिलेगा, और फिर बाद में वो अवेल हो जाता है और फिर मैं उसको करना चाहता हूं, तो ये वाली लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी. Next, ITC to be added to the output tax liability with interest at 18% if value plus tax of goods and or services is not paid within 180 days of the issuance of invoice. ठीक है, तो अगर मैंने सपोज जो भी मेरा सप्लायर है उसको मैंने बिल दिया, उसने मेरे को पेमेंट ही नहीं किया 180 दिन के अंदर अंदर. ठीक है, जो भी मेरा सप्लायर है उसको उसने मेरे को क्या कह रहा हूं मैं, सुनो, मैंने अनअकैडमी को सर्विसेज प्रोवाइड की, मैंने उन सर्विसेज के लिए अनअकैडमी को बिल दिया, राइट. इस बिल पर अनअकैडमी ने जीएसटी का क्रेडिट ले लिया, लेकिन अनअकैडमी ने मेरे को 6 महीने तक पेमेंट नहीं किया. तो जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे तो अनअकैडमी को 18% का इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा उस पे जितना उसने क्रेडिट ले लिया था. ठीक, मैंने सपोज 100 रुपए अनअकैडमी से चार्ज किए, 18 रुपए का मैंने जीएसटी लगाया, अनअकैडमी ने 18 रुपए के जीएसटी का क्रेडिट ले लिया, लेकिन अनअकैडमी ने मेरे को 118 रुपए पे ही नहीं किए. अनअकैडमी इज सपोज टू पे मी 118 रुपए, अनअकैडमी ने मेरे को 118 रुपए पे नहीं किए, तो अब अनअकैडमी 6 महीने बाद 18 प्लस इस पर 18% जीएसटी लग जाएगा पर मंथ. ठीक, रिवर्स चार्ज सप्लाईज में ऐसा नहीं होगा. डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन जो कि पैरा 1 वाली होती है उसमें ऐसा नहीं होगा. Additions made to value of supplies on account of supplier's liability being incurred by the recipient of the supply, इस पर भी नहीं होगा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये एक पॉइंट होता था, ये अब नहीं हो, ये वाला पॉइंट अब हट गया है. क्या है ये पॉइंट? रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट. जैसे यहां पर है ना कि 180 दिन, चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं तब बताता हूं कि क्या चेंज हुआ है. ITC to be availed in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been furnished by the supplier in GSTR1 या IFF cannot exceed 5% of eligible ITC available in respect of invoices or debit notes or the details of which have been furnished by the suppliers under GSTR1 IFF. Basically ये बात है कि अगर जो भी मेरा सप्लायर है उसने GSTR1 नहीं भरा तब भी उसका मैं 5% तक का ITC में ले सकता हूं. अब बिल्कुल नहीं ले सकता. पहले ऐसा था कि जो भी मेरा सप्लायर है उसको GSTR1 फाइल करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये पूरा का पूरा पैसा मैंने निशांत से लिया है और अभी मैं सरकार जी आपको दूंगा, राइट. तो सप्लायर वाज इनिशियली सप्लायर स्टिल सपोज टू फाइल ना. जैसे ये जो 2 पॉइंट्स आए, ये 2 पॉइंट्स ऐड हुए. 2 पॉइंट्स क्या है कि भाई GSTR1 या IFF के थ्रू आप बताओ कि आउटवर्ड सप्लाईज आपकी हैं. पहले क्या होता था कि अगर ये आपने GSTR1 फाइल नहीं भी किया हुआ होता था, मेरे सप्लायर ने अगर GSTR1 फाइल नहीं भी किया है, तब भी मैं 5% तक का आईटीसी क्रेडिट ले सकता हूं. अब बिल्कुल नहीं ले सकता. ठीक, तो ये आपका हट गया है. तो ये ट्रू फॉल्स करके भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है. फिर सेक्शन 17 पर आ जाओ आप. प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 रिलेटिंग टू अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट रेड विद रेलेवेंट रूल्स. तो अपॉर्शनमेंट कैसे कैसे होगा देखो. पहले अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, आईटीसी ऑन गुड्स या सर्विसेज
यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस, या फिर यूज पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इज अवेलेबल ओनली एज एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस पर्पसेस, या एज एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है, तो जीरो रेटेड सप्लाईज का भी आईटीसी मिल जाता है, आपको याद हो तो, ठीक है ना, जीरो रेटेड सप्लाईज का भी आईटीसी मिल जाता है। Exempt supplies include reverse charge supplies and transactions and securities, and exclude activities specified in Schedule 3 except sale of land and sale of building when entire consideration is received post completion certificate या first occupation whichever is earlier। तो exempt supplies में क्या क्या आता है? reverse charge supplies exempted है, transactions and securities exempted है, ठीक है। लेकिन Schedule 3 वाली जो एक्टिविटीज होती हैं, शेड्यूल 3 वाली कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? शेड्यूल 3 वाली वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है ना। अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो उसको एग्जेम्प्ट कैसे बोलूं मैं? इसलिए यहां पर लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट सप्लाईज एक्सक्लूड एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल 3 में तो वो सप्लाई ही नहीं है। एग्जेम्प्ट तो तब होगी ना जब पहले सप्लाई हो, वो सप्लाई ही नहीं है, ठीक। लेकिन सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग, इसको आप एग्जेम्प्ट सप्लाई मानोगे। सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग को आप एग्जेम्प्ट सप्लाई मानोगे, क्योंकि सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग आपकी शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है। शेड्यूल 3 में तो आपका सिर्फ वो वाला है ना, रेंटिंग वगैरह वाली चीजें, ठीक। एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। तो अगर आपने जमीन बेची या आपने बिल्डिंग बेची तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी, तभी इस पर जीएसटी नहीं लगता है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैंकिंग कंपनीज एंड एनबीएफसीज, तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि बैंकिंग कंपनीज कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और कितने सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ये देखो कि कौन सी टैक्सेबल है कौन सी नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इंडिविजुअल अपने अकाउंटिंग करिए और फिर आप देख के बता दीजिए कि हाँ यार जितना टैक्सेबल था उसी का हम लोग आईटीसी लेंगे, जितना एग्जेम्प्ट के लिए किया तो उसके लिए हम आईटीसी नहीं लेंगे, या फिर आप एलिजिबल आईटीसी का 50% ले लीजिए, बस बचा हुआ 50% आपका लैप्स हो जाएगा। Restriction of 50% shall not apply to the tax paid on supplies received from another registration within the same entity। तो अगर अपनी ही ब्रांच से आप ले रहे हो तो आपको ये 50% वाला नहीं है, आप 100% उसका क्लेम कर सकते हो। ऑप्शन 1 से एक्सरसाइज कैन नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। अब आ जाओ ब्लॉक्ड क्रेडिट्स पर, ठीक है। तो कई सारी ऐसी सप्लाईज हैं जो अगर आप खरीदते हो तो उन पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी पर मैंने जीएसटी पे किया, इस जीएसटी का मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स, इसका मतलब क्या है? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 13 पर्संस इंक्लूडिंग ड्राइवर। एक्सेप्शंस क्या है? अगर इस मोटर व्हीकल का यूज आप कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच मोटर व्हीकल्स को, मतलब खरीद के बेचने के लिए कर रहे हो, आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वाली सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए मोटर व्हीकल का यूज कर रहे हो तो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप ड्राइविंग वगैरह सिखाने के लिए इस मोटर व्हीकल का यूज कर रहे हो तो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। वेसल एंड एयरक्राफ्ट, वेसल एंड एयरक्राफ्ट अगर आप खरीदते तो आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सेप्शंस क्या क्या है? अगर आप इनका यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, जीएसटी मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल जाएगा। इंपार्टिंग ट्रेनिंग और नेविगेशन फ्लाइंग सच वेसल और एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट। तो अगर आप इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट के जनरल इंश्योरेंस या सर्विसिंग वगैरह करवाते हो तो उसका भी आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इनका यूज आपने एलिजिबल पर्पसेस के लिए किया तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप ये मैन्युफैक्चरर से आपको ये मिलता है तो उसका जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। When received by general insurance service provider in respect of such ineligible motor vehicle insured by it, तब भी आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट है लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज डिसअलाउड, ठीक है। तो अगर ऐसी इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है या वेसल या एयरक्राफ्ट है जिस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, उसके आप लीजिंग, रेंटिंग या हायरिंग करवाते हो तो भी आपको इस लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग पर भी आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके क्या एक्सेप्शंस है? अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला है, मतलब B2B सप्लाई है, B2B सप्लाई है तो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। When used for making an outward taxable supply of the same category or as an element of taxable composite or mixed supply, जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। या when provided by employer to its employees under statutory obligation, तो भी मिल जाएगा क्रेडिट।
फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर कोई जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शंस हैं उन पर जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। अब देखो, where a particular category of such inward supplies is used for making an outward taxable supply of same category, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग है तो फिर आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। या अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज को अंडर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो इसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली मेंबरशिप ऑफ क्लब या हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इसका भी आपको कोई जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन वह जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को देता है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन, इसका भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर दिया तो फिर मिल जाएगा। इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, गुड्स इंपोर्ट बाय हिम। अच्छा, तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर कोई इनवर्ड सप्लाईज लेता है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो गुड्स को इंपोर्ट करता है तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129 या 130, इनका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपने कुछ ना कुछ दुष्टपना किया हुआ है, ठीक है। 74 में आप टैक्स कब पे करते हो? जब आपका टैक्स शॉर्ट रहता है या नॉट पेड रहता है या इरोनियसली गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देती है क्योंकि आपने फ्रॉड किया होता है, ठीक है। 129 में आप टैक्स कब पे करते हो? अमाउंट पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांसिट विच आर डिटेन्ड, तो आपके गुड्स को डिटेन अगर कर लिया जाता है और उसको छुड़वाने के लिए आप टैक्स पे करते हो तो 129 में पे करते हो, इसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। 130 में आप कब पे करते हो? फाइन पेड इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन, तो आपका कॉन्फिस्केशन हो गया आपके गुड्स वगैरह और आपने उस पर फाइन पे किया, तो इसका आपको कोई जीएसटी का क्रेडिट वगैरह नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ब्लॉक्ड क्रेडिट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके क्या एक्सेप्शंस हैं? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। Where value of works contract service is not capitalized, तो अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की तरह से दिखा रहे हो तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। Inward supplies received by taxable person for construction of immovable property on his own account, including when such supplies are used in the course or furtherance of business, तो इस पर भी आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो मिल जाएगा, अगर आप दूसरों के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो मिल जाएगा, अगर आपने कंस्ट्रक्शन की वैल्यू को कैपिटलाइज नहीं किया तो भी आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, इनवर्ड सप्लाईज चार्जेबल टू कॉम्पोजिशन लेवी, इसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, इसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनवर्ड सप्लाईज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इसका भी आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। Notes. Construction includes reconstruction, renovation, addition, alterations, repairs to the extent of capitalization to the said immovable property, और ये plant and machinery की definition important है। Plant and machinery means apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural supports, but excludes land, building and other civil structures, telecommunication towers and pipelines laid outside the factory premises। तो pipelines laid inside the factory premises plant and machinery है, लेकिन pipelines laid outside the factory premises plant and मशीनरी नहीं है, ठीक। आइए सेक्शन 18 पढ़ते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस इनेबलिंग अवेलिंग ऑफ क्रेडिट। तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी फॉर न्यूली रजिस्टर्ड बिजनेस एंड सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। Along with that, we have Rule 40, which prescribes certain other conditions. A comprehensive reading of Rules 18, sections 18(1), 18(2) and Rule 40 gives us the following conclusions. आइए देखते हैं। ये वही हमारे रेगुलर नोट्स में जो टेबल थी वही वाली टेबल मैंने आपको यहां पर दी है, रेगुलर नोट्स वाला। इसमें कुछ समराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही टेबल आपको कायदे से पढ़ के जानी है, ठीक है। तो देखो, पर्सन्स एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, गुड्स एंटाइटल्ड टू आईटीसी, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक या कैपिटल गुड्स एज ऑन, और इस पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस हैं तो वो भी आपके सामने। तो देखो, पहला, person who has applied for registration within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए उससे 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आपको किन किन चीजों का आईटीसी मिलेगा? अपने इनपुट्स का मिलेगा, अपने सेमी फिनिश्ड गुड्स का, मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स का आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। किस दिन? The day immediately preceding the day from which he becomes liable to pay tax, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हुए उससे जस्ट एक दिन पहले अगर आपके पास जो भी रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स था उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्रेडिट आप एक साल के अंदर अंदर ले लोगे, ठीक।
इनवॉइस इशू के 1 साल के अंदर अंदर आपको ये क्रेडिट लेना होगा। दूसरा, पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है नहीं पर फिर भी मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि यार आगे चलकर अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा, फिर अननेसेसरीली रजिस्ट्रेशन लेने वाली झमेले में पड़ना पड़ेगा, तब टाइम नहीं रहेगा, अभी रजिस्ट्रेशन करा के काम खत्म करो। तो भी आपको रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का मिल जाएगा द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन वही है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू पे कॉम्पोजिशन टैक्स एंड स्विचेस टू रेगुलर स्कीम, तो कॉम्पोजिशन से रेगुलर में अगर हम आ रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा किसका? इन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स का भी, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम व्हिच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। और अब इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं? ITC on capital goods will be reduced by 5% per quarter of a year or part of the year from the date of invoice। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं। ITC claimed shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding supplier, और ITC to be availed within 1 year from the date of issue of invoice, issue of tax invoice by the supplier। ठीक है। और चौथा क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्जेम्प्ट सप्लाईज बिकम टैक्सेबल सप्लाईज। तो अगर एग्जेम्प्ट सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज बन जाती हैं किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन की, किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन की। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर रजिस्ट्रेशन ही है। तो अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाईज में डील कर रहा है, अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाईज में डील कर रहा है, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब सुनना, एग्जेम्प्ट सप्लाईज में प्रोवाइड कर रहा था, अचानक से ये सप्लाईज टैक्सेबल हो गई, तो नाउ आई बिकम लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। अभी तक आई वाज नॉट इवन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। तो अब अगर मैं लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाता हूं तो मैं इस वाले पॉइंट में फॉल कर जाऊंगा। इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया हुआ है, आरटीपी वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है और हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। तो मैं इस वाले पॉइंट पर फॉल कर जाऊंगा, तो मेरे को रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का ही क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। यहां पर लेकिन अगर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराते हुए भी बताया था। ठीक है, कि अगर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं और मैं कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज दे रहा हूं, कुछ टैक्सेबल दे रहा हूं, और मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाईज टैक्सेबल बन जा रही हैं, तो फिर मुझे कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम व्हिच द सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। ठीक। देखें, इन ऑल द अबव केसेस the registered person has to make an electronic declaration in the prescribed form on the common portal, clearly specifying the details relating to the inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, and capital goods on the days mentioned in column 4 of the table above. The declaration is to be filed within 30 days, extendable by the commissioner or commissioner of state GST, commissioner of UT GST from the date when the registered person becomes available to eligible to avail ITC. If the claim of ITC pertaining to CGST, SGST, UTGST, IGST put together exceeds 2 lakh rupees, the declaration needs to be certified by a practicing chartered accountant या cost accountant. Special circumstances leading to reversal of credit या payment of amount. ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से circumstances हैं जहां पर जो भी आपका क्रेडिट था वो रिवर्स हो जाएगा या फिर आपको अमाउंट पे करना पड़ जाएगा? जब आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाओगे या आप जीएसटी से एग्जिट कर जाओगे। ठीक है। जब आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाओगे तो नॉर्मल स्कीम में तो आपने क्रेडिट लिया होगा तो उसका रिवर्सल हो जाएगा। ठीक। और आपको पे करना पड़ेगा। या जब आप जीएसटी से एग्जिट कर जाओगे, आइए देखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है ये? तो क्या लिखा है? सेक्शन 18(4) requires reversal of ITC when a registered person who has availed ITC switches to composition levy or when his supplies get wholly exempt from tax. ठीक है। ITC on inputs should be reversed proportionately on the basis of corresponding invoices on which credit has been availed on such inputs. तो जिन जिन invoices का आपने credit ले लिया है उन invoices का आप reverse कर दो। If invoices are not available, ITC can be reversed on the basis of prevailing market price of such goods on the date of switchover या exemption. अगर invoices नहीं है तो जो भी current market prices हैं उनके basis पर आप कर दो। The details furnished on the basis of prevailing market value need to be duly certified by a practicing chartered accountant या cost accountant.
ITC involved in the remaining useful life in months of the capital goods should be reversed on pro rata basis, taking the useful life as 5 years. एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, तो सेम चीज है, 5 साल में करना है आपको, जितने महीने आपने कर लिया उतने महीने का ठीक है, बाकी महीनों जितने महीने का अगर आपने कैपिटल गुड्स का पूरा आईटीसी ले लिया था, तो जितने महीने की रिमेनिंग लाइफ है उतने महीने का आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, आप देख सकते हो। पार्ट ऑफ द मंथ को आप इग्नोर करोगे। कैपिटल गुड्स हैव बीन यूज्ड फॉर 4 years 6 months and 15 days. Remaining useful life is 5 remaining useful life in months is 5 months, ignoring part of the month, ठीक है। तो 4 years 6 months है, तो 4 years 6 month हो गया आपका, तो 5 months है एंड 15 days है, तो 5 months 15 days है वैसे तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, लेकिन आप उसको 5 months ही मानोगे, डेज को इग्नोर करोगे। आईटीसी टेकन ऑन सच कैपिटल गुड्स अगर सी है तो आईटीसी एट्रीब्यूटेबल है सी इंटू 5/16, कॉमन सेंस है, प्रोपोर्शनेटली करना है। नेक्स्ट, the registered person has to debit the electronic credit or cash ledger by reversal by reversal amount in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and capital goods on the day immediately preceding the day of switchover or date of exemption. Balance of ITC, if any, lying in the electronic credit ledger lapses. Cancellation of registration also requires reversal of ITC on inputs held in stock or contained in semi-finished goods or finished goods held in stock, capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the day of cancellation date. The amount to be reversed on inputs and capital goods is computed in the manner as discussed above. Such amount is then compared with the output tax payable on such goods and the higher of the two amounts is finally paid by the registered person. इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको और क्लैरिटी से रिवीजन होता जाएगा। ठीक, ITC to be reversed on inputs and capital goods is calculated separately for ITC of CGST, SGST, UTGST, IGST. Reversal amount is added to the output tax liability of the registered person. Then, amount payable on supply of capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken. ठीक है, अगर आप कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी को बेच रहे हो जिस पर आप आईटीसी ले चुके हो, तो फिर क्या होगा? If capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken are supplied outward by the registered person, he must pay an amount that is higher of the following. ITC taken on such goods reduced by 5% per quarter of a year or part thereof from the date of issue of invoice for such goods, that is ITC pertaining to the remaining useful life of the capital goods, or tax on transaction value. ITC pertaining to remaining useful life of the capital goods should be computed separately for ITC of CGST, SGST, UTGST and IGST. अब इधर देखो, where the amount so determined exceeds the tax payable on the transaction value of the capital goods, such amount needs to be paid and thus should be added to the output tax liability, right? If refractory bricks, molds and dies, jigs and fixtures are supplied as scrap, the taxable person may pay tax on the transaction value. Note, under rule 44(6), ITC involved in remaining useful life of the capital goods is reversed on pro rata basis, taking useful life as 5 years. ये सब हम लोग कर चुके हैं। इधर देखिए, ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है तब क्या होगा? In case of sale, merger, amalgamation, lease or transfer of business, unutilized ITC can be transferred to the new entity if there is specific provision for transfer of liabilities to the new entity. The inputs and capital goods so transferred should be duly accounted for by the transferee in the books of accounts. तो आप ITC को भी ट्रांसफर कर सकते हो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और जो भी ट्रांसफरी है, मतलब जिसको भी ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको उन इनपुट्स को और अपने कैपिटल गुड्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करना होगा। In case of demerger, ITC is a portion in the ratio of the value of entire assets, including assets on which ITC has not been taken, of the new unit as per the demerger scheme. Details of change in constitution are to be furnished on common portal along with the request to transfer unutilized ITC. CA या cost accountants का certificate is to be submitted certifying that change in constitution has been done with specific provision for transfer of liabilities. Upon acceptance of such details by the transferee on the common portal, the unutilized ITC is credited to his electronic credit ledger. Then we have transfer of unutilized ITC on obtaining separate registrations for multiple places of business within a state or union territory. Registered person having separate registrations for multiple places of business can transfer the unutilized ITC to any or all of the newly registered places of business in the ratio of the value of the assets held by them at the time of registration. Value of assets means the value of the entire assets of the business, irrespective of whether ITC has been availed thereon or not.
The registered person should furnish the prescribed details on the common portal within a period of 30 days from obtaining such separate registrations. Upon acceptance of such details by the newly registered persons on the common portal, the unutilized ITC is credited to his electronic credit ledger. सिंपल सी चीजें, क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। आईटीसी को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो आईजीएसटी को सबसे पहले आप यूटिलाइज करोगे तो पहले उसको टुवर्ड्स आईजीएसटी करोगे, उसके बाद सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी में जैसे भी आपका मन हो, जिस भी प्रोपोर्शन में आपका मन हो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। पहले पूरा आईजीएसटी यूटिलाइज होगा, उसके बाद ही कोई भी सीजीएसटी या एसजीएसटी का यूटिलाइजेशन आप करोगे, राइट। सीजीएसटी का यूटिलाइजेशन आप पहले सीजीएसटी में कर लो, उसके बाद बचा कुचा टुवर्ड्स आईजीएसटी कर लो, एसजीएसटी का भी पहले आप एसजीएसटी में कर लो, बचा कुचा आईजीएसटी में कर लो, और इसी के साथ हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अब आज के मैराथन का तीसरा और आखिरी चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, जो कि है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आइए, अगेन बात वही है कि जो भी चीजें अमेंडेड होंगी वो बोल्ड में लिखी होंगी, और जो भी चीजें हटी हुई होंगी अमेंडमेंट में उसको मैंने स्ट्राइक थ्रू करके आप लोगों को यहां पर दिखाया हुआ है, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट लगा, हम 2 चैप्टर्स का रिवीजन कर चुके हैं। फटाफट से रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर का भी रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो देखो सर, सबसे पहले नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जीएसटी में पैन बेस्ड होता है और स्टेट स्पेसिफिक होता है। हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। However, a business entity having separate places of business in a state may obtain separate registrations for each of its place of business. अगर किसी का भी एक स्टेट के अंदर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो वो चाहे तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले सकती है एंटिटी। GST identification number called GSTIN, a 15-digit number and a certificate of registration incorporating therein this GST is made available to the applicant on GST common portal. तो जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको एक तो GSTIN मिलता है जो कि 15 डिजिट का नंबर होता है, और एक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, और ये आपको कॉमन पोर्टल में मिल जाता है। Registration under GST is not tax specific, that is single registration for all taxes, that is CGST, SGST, UTGST, IGST and सेसेस। तो आपको ऐसा नहीं है कि CGST का अलग रजिस्ट्रेशन, SGST का अलग रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, एक ही GST का रजिस्ट्रेशन आपको लेना होता है, ठीक। Now, persons liable to registration, those who exceed threshold limit, और दूसरे ट्रांसफर वाला, अमालगमेशन वाला, ये 3 केसेस हैं। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बात करते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट में क्या आता है, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या आता है, टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस इंटरस्टेट सप्लाईज। एग्रीगेट टर्नओवर आपको कंप्यूट करनी होती है ऑल इंडिया के बेसिस पर, सेम पैन के लिए। और एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या क्या, आओ देखते हैं। States with threshold limit of 10 लाख रुपए फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज एंड और सर्विसेज। तो इन 4 स्टेट्स में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर इन 4 स्टेट्स में आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर जाता है तो फिर आपको आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता है। अगर इन 6 स्टेट्स में आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर जाता है गुड्स या सर्विसेज का, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। States and union territories with threshold limit of 20 lakh rupees for supplier of services या both goods and services and 40 lakh rupees for supplier of goods, ठीक है। मतलब इन स्टेट्स में, ये जो जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश या बाकी सारी स्टेट्स, ठीक है, अगर आप इन स्टेट्स में एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो टर्नओवर, तो जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो 40 लाख की है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की है, लेकिन अगर आप गुड्स या सर्विसेज दोनों कर रहे हो तो फिर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 की है। थ्रेशोल्ड लिमिट 20 की। In case of transfer of business on account of succession, transferee is liable to be registered from the date of succession of business. In case of amalgamation or demerger by an order of High Court, transferee is liable to be registered from the date on which the registrar of companies issues incorporation certificate giving effect to the order of High Court. ठीक। कुछ केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ जाता है, जैसे इंटरस्टेट सप्लायर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो अगर मैं सारी की सारी सप्लाई ऐसी ले रहा हूं जिस पर मेरे को ही रिवर्स चार्ज में करना है पेमेंट, तो फिर मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अ पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, एजेंट, ठीक है, एजेंट्स को भी लेना पड़ेगा। पर्सन या क्लास ऑफ पर्संस नोटिफाइड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं।
ठीक है सर। आइए देखते हैं कौन कौन से लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, persons engaged exclusively in supplying goods या services या both not taxable to tax, not liable to tax, wholly exempt from tax। तो अभी पिछले वाले चैप्टर में ही हम लोगों ने इसके बारे में बात की कि अगर wholly exempt सप्लाईज में प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो आई एम नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन। Agriculturist, limited to supply of produce out of cultivation of land. Persons making only reverse charge supplies. Persons making interstate supplies of taxable services up to 20 lakh rupees, 10 lakh rupees in case of special category of states of Mizoram, Tripura, Manipur, Nagaland. Number 5, persons making interstate taxable supplies of notified handicraft goods up to 20 lakh rupees या 10 lakh in specified states of ये चार जो states हैं. Casual taxable person making interstate taxable supply of notified handicraft goods up to 20 lakh rupees, और ये जो चार states हैं इनमें 10 लाख। इन 6 लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। Where and by when to apply for registration? Person who is liable to be registered under section 22 और 24, अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह क्रॉस करते हो तो फिर क्या होता है, ये 22 थ्रेशोल्ड लिमिट वाला, 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक, तो where to apply for registration? In every state या union territory in which he is so liable. When to apply for registration? Within 30 days from the date on which he becomes liable to registration. ठीक, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वेयर टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन? इन एवरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल। एंड व्हेन टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन? इट इज 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिर एक चीज आती है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड यूआईएन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जो भी बंदा ना तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है ना ही कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन लेने की उसको चुल मची हुई है, तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लो। ठीक, यूआईएन क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाइज टू सम नोटिफाइड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अ यूआईएन इज इशूड। ठीक है, तो यूआईएन आ जाता है। ठीक, उसके बाद इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? तो देखो, अगर एप्लीकेशन सबमिट हो गई है विद इन 30 days फ्रॉम द 30 days ऑफ द एप्लीकेंट बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, तो इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है कि मैं आज है 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को मैं लायबल हो गया और मैंने 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे दी, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर को होगी। अगर मैंने 30 दिन के बाद एप्लीकेशन दी तो फिर जब भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तभी से मैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। प्रोसीजर क्या है? तो 2 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट आज जो पढ़ते हैं इसको, अब ये पूरा प्रोसीजरल पार्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने का या समझने का नहीं है, बट ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। समराइज्ड वे में यहां पर दिया हुआ है, तो देखो, एवरी पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन शैल, before applying for registration, declare his PAN, mobile number, email address, state state या union territory in part A of form GST REG 01 on GST common portal। तो GST common portal के अंदर फॉर्म GST REG 01 होता है, उसके पार्ट ए में आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी होंगी। PAN, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आर वैलिडेटेड। कैसे? PAN is validated online by the common portal from CBDT database and mobile number and email are verified through OTP। फिर टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है और आपको दे दिया जाता है। टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, दे दिया आपको। फिर यूजिंग दिस टेम्पररी रेफरेंस नंबर एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स इन द कॉमन पोर्टल आफ्टर अंडरगोइंग आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इस टीआरएन को यूज करके यही जो जीएसटी आरईजी 01 वाला फॉर्म है, इसी के पार्ट बी में आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना और एप्लीकेशन आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करोगे। On receipt of such application, an acknowledgement in the prescribed form shall be issued to the applicant electronically। जैसे ही आपने अपलोड किया तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। A casual taxable person applying for registration gets a TRN for making an advance deposit of tax in his electronic cash ledger and an acknowledgement is issued only after the said deposit। तो अगर आप casual taxable person हो तो आपको एक एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा। पहले से आपको अपने कैश लेजर में कुछ एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको टीआरएन जनरेट होगा। ठीक,
फिर एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर. प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय फॉरवर्ड प्रॉपर ऑफिसर इज डिपिक्टेड इन पार्ट 2. प्रॉपर ऑफिसर तक एप्लीकेशन फॉर्म हो गई, तो ये तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया. पार्ट 2 में आ जाओ क्या होगा. प्रॉपर ऑफिसर क्या क्या करेगा, लेट्स सी. तो पहला, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट. The application shall be forwarded to the proper officer who shall examine the application and the accompanying documents, and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within 7 working days from the date of submission of application. अभी proper officer के पास आ गया, 7 दिन के अंदर अंदर वो सब कुछ देखेगा. अगर सब कुछ सही हुआ तो वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको registration certificate grant कर देगा. Note, if a person fails to undergo authentication of Aadhaar number, अगर आपने आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, या does not opt for authentication of Aadhaar number, आपने अप्लाई ही नहीं किया, the proper officer deems it fit to carry out physical verification of the place of business, या proper officer को लगता है कि नहीं यार इसमें तो कुछ झोल झपाटा लग रहा है, पहले इसके जो place of business है उसको हम physically verify करेंगे. The registration shall be granted within 30 days of submission of application after site verification and verification of prescribed documents. तो 30 दिन के अंदर अंदर, जब आपने देखो क्या हुआ, मैंने आज एप्लीकेशन सबमिट की, अगर प्रॉपर ऑफिसर को सब कुछ ठीक लगा तो 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दो. अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि नहीं 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 इसका तो साइट इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, तो भाई जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट की तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर सब कुछ कर करा के उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दो मेरे को. 30 दिन से ऊपर का टाइम नहीं. ठीक है. इश्यू ऑफ नोटिस इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, अगर सब कुछ ठीक ना लगा तो, where the application submitted is found to be deficient, or where the proper officer requires any clarification about any information provided in the application or documents furnished, he may issue a notice to the applicant electronically within 7 working days from the date of submission of application. ठीक है. तो 7 दिन के अंदर अंदर या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या 7 दिन के अंदर अंदर एक क्लैरिफिकेशन मांगने वाला नोटिस दे दिया जाएगा. In response to such notice, applicant shall furnish required clarification, information or documents electronically within 7 working days from the date of receipt of notice. अब applicant के पास notice आया, 7 दिन के अंदर अंदर आप clarificatory documents वगैरह सब कुछ दे दो. Note, the clarification includes modification or correction of particulars declared in the application for registration other than PAN, state, mobile number and email address. ठीक. फिर acceptance या rejection of application. Where the proper officer is satisfied with the clarification, information or documents furnished by the applicant, he may approve the grant of registration to the applicant within 7 working days from the date of receipt of such clarification or information or documents. ठीक है. तो अब मैंने clarification वगैरह दे दिया, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपको सब ठीक लग रहा है तो 7 दिन के अंदर अंदर वो दे दो registration certificate. Where no reply is furnished by the applicant in response to the notice issued, अगर मैंने notice के response में कुछ reply ही नहीं किया, or where the proper officer is not satisfied with the clarification, information or documents furnished, he shall reject such application and inform the applicant electronically after recording the reasons in writing. ठीक है. तो वो reasons लिखेगा writing में और वो inform कर देगा कि भाई ना हो पा रहा है. Deemed acceptance क्या है? Registration is to be granted after physical verification of the premises of a person who fails to undergo the Aadhaar authentication or does not opt for Aadhaar authentication, or wherein the proper officer deems it fit to carry out physical verification 30 दिन के अंदर अंदर from the submission of application. Deemed acceptance हो जाएगी. अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं दिया, मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, आपने सब कुछ वेरीफाई किया, आपने कहा नहीं नहीं मैं तो साइट इंस्पेक्शन करूंगा, मैंने कहा 30 दिन के अंदर अंदर आके करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दो. उसने 30 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि हाँ मेरे पास 30 दिन के अंदर अंदर आ गया. अगर ये सारी चीजें नहीं है तो मान लिया जाएगा कि 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आ गया. ठीक है. और अगर क्लैरिफिकेशन मैंने दिया और क्लैरिफिकेशन पर भी उसने कोई 7 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो 7 दिन के अंदर अंदर मान लिया जाएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया. डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा. देखो, स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. तो पहली बात तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता क्या है? A casual taxable person is one who has a registered business in some state in India but wants to effect supplies from some other state in which he is not having any fixed place of business. दूसरा, such person needs to register in the state from which he seeks to supply a casual taxable person. Next, non-resident taxable person क्या होता है? A non-resident taxable person is one who is a foreigner and occasionally wants to effect taxable supplies from any state in India, and for that he needs GST registration. ठीक.
GST law prescribes special procedure for registration as also for extension of the operation period of such casual or non-resident taxable persons. They have to apply for registration at least 5 days in advance before making any supply. Registration is granted to them or period of operation is extended only after they make an advance deposit of the estimated tax liability. तो कैजुअल टैक्सेबल पर्संस के या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस को जितना भी वो लोग सप्लाई कर रहे हैं उस पर जो भी टैक्स आएगा उसको एडवांस एस्टिमेट करके एडवांस में जमा कराना पड़ेगा. Registration is granted to them for a period specified in the registration application or 90 days from the effective date of registration. Amendment of registration. आइए इसको पढ़ते हैं. Except for the changes in some core information in the registration application, a taxable person shall be able to make amendments without requiring any specific approval from the tax authority. तो आप registration में अपना amendment कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिनमें core information आपकी change होगी, तब आपको tax authority से approval लेना पड़ेगा. In case there is change in core fields of information, the taxable person will apply for amendment within 15 days of the event necessitating the change. The proper officer then will approve the amendment within the next 15 days. For changes in non-core fields, no approval of proper officer is required and the amendment can be effected by the taxable person on his own on the common portal. Next, cancellation या suspension of registration and revocation of cancellation of registration. आओ देखते हैं. Registration can be cancelled either by proper officer or on an application of the registered person in the following cases. क्या? Business discontinued, transferred, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of. Change in the constitution of the business. Taxable person no longer liable to be registered or intends to opt out of voluntary registration. Registration can be cancelled by proper officer on his own in the following cases. कौन से? A registered person has contravened the prescribed provisions. A registered person has not filed returns for continuous 6 months, 3 months for composition supplier. Voluntarily registered person has not commenced the business within 6 months from the date of registration. Yeah, registration was obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of facts. Here, once a registered person has applied for cancellation of registration or the proper officer seeks to cancel his registration, proper officer may suspend his registration during pendency of proceedings relating to cancellation of registration filed by such registered person. एक बार पता चल गया कि कैंसिल करना ही करना है, तो जब तक वो कैंसिलेशन वाली प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हो जाती तब तक आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड भी किया जा सकता है. प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन क्या होता है? तो देखो, where the registered person applies for cancellation, जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन खुद ही अप्लाई कर रहा है कि भाई अब कैंसिल करो, तो क्या क्या है? Registered person seeking cancellation shall apply for the same within 30 days of occurrence of the event warranting cancellation in prescribed form, furnishing the details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and of capital goods held in stock on the date from which the cancellation of registration is sought, liability thereon, payment if any made and relevant documents. तो ये सारी details इसको submit करनी पड़ेंगी. फिर proper officer shall issue the order of cancellation within 30 days of submission of application for the same. 30 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर कर देगा. जब प्रॉपर ऑफिसर खुद ही कैंसिल करने की बात करता है तो फिर proper officer shall issue a show cause notice to the registered person who has to reply to the said notice within 7 days. If reply to show cause notice is satisfactory or where instead of paying replying to the show cause notice, person furnishes all pending returns and makes full payment of the tax along with the interest and late fee, proceedings shall be dropped. Cancellation order shall be issued within 30 days of the reply of show cause notice where registration is liable to be cancelled. एकदम सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ है नहीं. Revocation of cancellation, आइए देखते हैं. So in case where registration is cancelled suo motu by the proper officer, the taxable person can apply within 30 days, extendable by 30 days by additional या joint commissioner and by further 30 days by commissioner of service of cancellation order, requesting the officer for revoking the cancellation of order, revoking the cancellation ordered by him. तो अगर प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी मर्जी से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो जब आपके पास नोटिस आया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई मत करो यार. However, before so applying, the person has to make good the defaults by filing all pending returns, making payment of all dues and so, for which the registration was cancelled by the officer. तो उससे पहले जितने भी आपने defaults किए उनको ठीक करना पड़ेगा. If satisfied, the proper officer will revoke the cancellation earlier ordered by him. अगर proper officer को सही लगता है तो cancel कर देगा. However, if the officer concludes to reject the request for revocation of cancellation, he will first observe the principle of natural justice by way of issuing notice to the person and hearing him on the issue. ठीक है, तो अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो कैंसिल ही करूंगा,
ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो फिर नेचुरल जस्टिस के लॉस को करना पड़ेगा, उसको पहले एक बार सुनना तो पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें रजिस्ट्रेशन में जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, वो कोई खास अमेंडमेंट्स इसके अंदर है नहीं कि कुछ इसी में इंडिविजुअल जगह पर ऐड हुआ हो या इंडिविजुअल जगह से माइनस किया हो, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट आप लोगों के पास यहां पर बना के रखा हुआ है। तो आ जाओ, इसको मैं आप लोगों को पढ़वाता हूं। अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 22, कुछ जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, एंड ऑफ कोर्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए जी, lately Aadhaar authentication has been made mandatory for the new registrants as well as for the existing registrants. With regard to existing registrants, section 25(6)(a) stipulates that every registered person shall undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in the prescribed form, manner and time. New rule 10b prescribes the manner in which Aadhaar authentication needs to be done by a registered person. तो आ जाओ देखते हैं। A registered person who has been issued a certificate of registration under GST shall undergo authentication of Aadhaar number of। अगर मेरे पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है और मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हूं, तो प्रोप्राइटर का आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो उसको किसी भी पार्टनर का आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, तो उसको अपने कर्ता का आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो उस कंपनी को अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर का या किसी भी होल टाइम डायरेक्टर का आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अगर किसी एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या किसी सोसाइटी के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो मैनेजिंग कमिटी के किसी भी मेंबर का आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। और अगर ट्रस्ट के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ट्रस्टी का आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। एंड ऑफ द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, इन इंडिविजुअल चीजों में इनका तो कराना ही पड़ेगा। एंड ऑफ द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, जिससे आप इन 3 चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओ। कौन कौन सी हैं ये 3 चीजें? फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिससे कभी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो आप उसके लिए उसके रेवोकेशन के लिए अप्लाई तो कर पाओ। फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म इन RFD 01, रिफंड एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर पाओ। फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अगर आपने गुड्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया है, तो उस पर जो भी आपने IGST पे की है उसका रिफंड के लिए आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो इन लोगों को तो कराना ही होगा, और साथ ही साथ ऑथराइज सिग्नेटरी को भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए। Consequential amendments by virtue of Rule 10b have been made in Rule 23(1), revocation of cancellation of registration; in Rule 89(1), application for refund of tax, interest, penalty, fees or other any amount or any other amount; and in Rule 96(1), refund of integrated tax paid on goods or services exported out of India. तो सिमिलर अमेंडमेंट्स आपके इन जगहों पर भी हुए हैं। First proviso to section 25(6)(a) provides that if an Aadhaar number is not assigned to an existing registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in the prescribed manner. अगर किसी के पास आधार है ही नहीं, तो उसको कोई alternate या viable means of identification करने के लिए बोल दिया जाएगा। Such manner has been prescribed by Rule 10b as follows. ये जो prescribed manner है ना, तो क्या prescribed manner है, ये देखो, देखिए जी। If Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo authentication of Aadhaar number, such person shall furnish the following identification documents, namely his or her Aadhaar enrollment ID या ID वाली स्लिप। ठीक है, मतलब हो सकता है आपने आधार के लिए अप्लाई किया हो, अभी आपको आधार अलॉट ही ना हुआ, तो जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास एनरोलमेंट आईडी रहती है, तो वो एनरोलमेंट आईडी दिखा दो, या और साथ ही साथ बैंक पासबुक विद बैंक फोटोग्राफ, या वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। However, once Aadhaar number is allotted to such person, he shall undergo the authentication of Aadhaar number within a period of 30 days from the allotment of Aadhaar number. एक बार आधार अलॉट हो गया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को आप अंडरगो कर लो। The aforesaid Rule 10b shall not be applicable to persons notified under section 25(6)(d), that is to persons exempt from Aadhaar authentication. तो जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जेम्प्ट हैं, उन पर ये वाला रूल ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ ये वाली चीज देखो। अब अगेन ये वाली चीज हम लोग बात कर चुके हैं इसको रेगुलर चैप्टर पढ़ते हुए, बट फिर भी ठीक है। तो ये जो 40 लाख वाली लिमिट है, ये जो 40 लाख वाली लिमिट है ना, कि अगर आप सोली गुड्स का सप्लाई कर रहे हो,
है ना, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर आप प्योरली गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो आपको 40 लाख की लिमिट, 40 लाख तक थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई गई है कि 40 लाख के ऊपर अगर आप सप्लाई करते हो तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ 5-6 गुड्स हैं, इनमें अगर आप कर रहे हो तो 40 नहीं होगा, तो 20 पे ही आपको लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 20 लाख की लिमिट पे ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो देखो, notification this exempts any person who is engaged exclusively in intrastate supply of goods and whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 40 lakh rupees from obtaining the registration. However, the persons engaged in making following supplies are not eligible for the said exemption. ये तीन थे पहले: आइसक्रीम एंड अदर edible ice whether or not containing cocoa, पान मसाला, all goods that is tobacco and manufactured tobacco substitutes. लेकिन 1 अप्रैल 2022 से क्या हुआ? 1 अप्रैल 2022 से persons engaged in making supplies of the following goods will also not be eligible to avail benefit of the said exemption from registration, even if they are engaged exclusively in intra-trade supply of goods and their aggregate turnover in a financial year is up to 40 lakh rupees. कौन कौन से? फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा यहां पर एरिएटेड वाटर नहीं है, ठीक है। तो एरिएटेड वाटर जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर जो है वो एरिएटेड वाटर भी आएगा, लेकिन यहां पर एरिएटेड वाटर नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट जरा सा बचा है, आइए देखते हैं लास्ट अमेंडमेंट। Extension of time limit for filing application for revocation of cancellation of registration by a registered person permitted beyond the stipulated time. देखो, with effect from 1st January 2021, proviso to section 30 subsection 1 was substituted by the Finance Act 2020 to permit the extension of time limit for filing application for revocation of cancellation of registration by a registered person. It stipulated that the time period prescribed for filing of application for revocation of cancellation of registration was 30 days from the date of service of the order of cancellation, may on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing be extended. कौन extend करेगा? By the additional commissioner or the joint commissioner as the case may be, for a period not exceeding 30 days, by the commissioner for a further period not exceeding 30 days beyond the period specified in clause A. मतलब 90 दिन के लिए टोटल जा सकता है, टोटल 60 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। With this we have successfully completed the revisions of exemptions, ITC and registration as well, ठीक है। मैं आपको फटाफट से बता देता हूं आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा। आप अनअकैडमी की वेबसाइट unacademy.com पर आएंगे। जब आप unacademy.com पर आएंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे, आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर सीए पर क्लिक करेंगे, फिर आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे। सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, प्लस, आइकॉनिक और लाइट। यहां पर आप इनके बेनिफिट्स देख सकते हैं। सेलेक्ट प्लस पर करने के बाद आपके सामने ये प्राइसेस के ऑप्शंस आ जाते हैं। यहां पर जैसे ही आप मेरा कोड एंटर करते हैं, निश10 अप्लाई करते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट या जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग करते समय 10% का डिस्काउंट है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कुछ एक्सटेंशन हो या कुछ भी हो जाए तो वो आपको तब मिल जाएगा, निश10 से ही मिल जाएगा। सिमिलरली आइकॉनिक के प्राइसेस है और ये लाइट के प्राइसेस है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 5:15 PM। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।